हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में करने वाले हैं हम एनसीईआरटी क्लास 6 का 8वां चैप्टर भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का और इसमें हम लोग क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग टोटल 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो हमारे थ्योरी वाला क्लास है उसको अगर देख लिए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव वाला इस क्लास को कर लीजिए, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा और आज क्लास 6 पूरा हो जाएगा। जल्द ही हम आपको इसे 10th तक पूरा कर देंगे चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करने के बाद आप ज्योग्राफी में मास्टर हो जाइएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाइएगा। देखिए, हमने नोट्स की तरह आपको पढ़ाया भी है और पूरे चैप्टर को नोट्स बना के पढ़ाया है। प्लेलिस्ट उपलब्ध है जिसमें क्लास 6 से लेके 9th तक हो चुका है, 10th का में भी 2 चैप्टर हो चुका है। जल्द ही 10th कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो को। और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी का हो, टीआरई का हो, टीचर वाला या यूपीपीसीएस हो, या यहाँ तक कि कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको एनसीईआरटी मस्ट है और बहुत अच्छे से यहाँ से सवाल कवर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास, आज का चैप्टर जो कि भारत का जलवायु है। पहला सवाल, भारत में जलवायु का प्रकार क्या है? पहला सवाल है कि भारत में जलवायु का प्रकार क्या है। तो भारत की बात करें तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। कैसा जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये मई के महीने में केरल से प्रवेश करती है, इधर इस तरीके से यहाँ पे प्रवेश करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, और आप लोग खुद से भी पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए और नंबर भी ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप थ्योरी पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब प्रवेश करता है? तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, और आपको अभी बताए थे ये प्रवेश करता है जून के महीने में, और ये केरल के तट से प्रवेश करता है, जून के महीने में प्रवेश करता है, जून के फर्स्ट वीक में प्रवेश करता है भारत में। और इसी मानसून से पूरे भारत में वर्षा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। एक और जगह है भारत का तमिलनाडु, ये जो है दोस्तों, ये है तमिलनाडु। यहाँ पर दोस्तों नवंबर और दिसंबर के समय में ठंडे ऋतु में वर्षा होता है, ये भी पूछा जाता है। और ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है। इस कौन से मानसून से? तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क मतलब सूखा। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान में भी देखिए, ये यहाँ पर आपको राजस्थान दिख रहा होगा, ये है हमारे इंडिया के मैप में राजस्थान। और राजस्थान में भी आपको, राजस्थान को जो पश्चिमी भाग है, अगर राजस्थान को देखें तो इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस भाग में आपको ज़्यादा शुष्क मौसम रहता है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए कौन सा है, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग। वहीं बात करें लद्दाख, लद्दाख भी एक तरह का क्या है, मरुस्थल ही है, और इसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं, ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। ठीक है, चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। थार मरुस्थल कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि थार मरुस्थल कहाँ है। अगला सवाल, भारत का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर प्राप्त होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त होता है वो चेरापूंजी मेघालय में होता है। मेघालय नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है,
पूर्वी भारत में, यहाँ पर देखिए ये असम के नीचे यहाँ पर मेघालय है जिसकी राजधानी शिलोंग है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। चेरापूंजी दिया रहेगा या फिर मेघालय का मासिन राम, ये भी दिया रह सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? भारत का जो राजस्थान है वहाँ पर वर्षा सबसे कम होता है, और क्या कारण है कि राजस्थान में सबसे वर्षा कम होता है? तो यहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर मानसूनी पवन जिसके कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है सबसे ज़्यादा, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसी के कारण राजस्थान में वर्षा कम होता है। अगला सवाल है, लू किस ऋतु में चलता है? लू जो देखते हैं एक तरह का गर्म हवा होता है। लू क्या है? गर्म हवा है, और ये किस ऋतु में चलता है? तो लू जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा चलता है गर्मी के ऋतु में। सभी लोग आप जानते ही हैं, गर्मी के ऋतु में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है दोस्तों वो है लेह। लेह कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में। लेह जो है लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, धारा 370 हटाने के बाद। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि जम्मू और कश्मीर को कब, वो डेट क्या था जब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अगला सवाल है, मानसून का अर्थ क्या है? मानसून क्या अर्थ क्या है? तो मानसून क्या है दोस्तों? मानसून एक तरह का मौसमी पवन है। मौसमी पवन है जो कि हमारे यहाँ या हर जगह क्या होता है, वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, चलिए, भारत में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है? भारत में शीत ऋतु, ठंडे का मौसम कब से शुरू होता है? तो ये दिसंबर से शुरू माना जाता है। वैसे ठंडा थोड़ा थोड़ा नवंबर से ही लगना शुरू हो जाता है, लेकिन दिसंबर से माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करता है। उत्तर पूर्वी भारत, देखिए ये भारत में यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्वी, इस तरीके से बात है, और उत्तर पूर्वी, उत्तर से पूर्व की तरह जो लौटता हुआ मानसून इसको बोलते हैं, लौटती हुई मानसून बोलते हैं। और इससे नवंबर महीना में वर्षा होता है। और कहाँ होता है वर्षा? तो ये होता है आपको तमिलनाडु में। आपको बताए थे मानसून में कि यहाँ पर नवंबर के महीने में वर्षा होता है, और ये उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारत के अधिकतर भागों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है, लेकिन तमिलनाडु एक जगह है जहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि तमिलनाडु में वर्षा कौन से मानसून से होता है, तो उत्तर पूर्वी से। किस महीने में होता है? तो लगभग ठंडी के महीने में, नवंबर के आसपास। अगला सवाल है, लद्दाख में वनस्पति का प्रकार क्या है? लद्दाख में कैसा वनस्पति पाया जाता है? तो लद्दाख में मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाया जाता है। लद्दाख भी एक तरह का क्या है दोस्तों, रेगिस्तान है, और यहाँ भी बालू रहता है, और पहाड़ है, बालू कम, सॉरी, यहाँ सूखा पहाड़ देखने को मिलता है। तो मरुस्थलीय झाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलता है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? देखिए, वर्षा वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है, और ये पाया जाता है आपको कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो कि भारत का एक क्या है, द्वीप है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और आप लोग बताइए, पिछला जो चैप्टर एमसीक्यू का कराए थे उसमें बताए थे कि अंडमान निकोबार जो है दोस्तों किस समुद्र में है, अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है, कौन से महासागर में है या हिंद महासागर में है। भारत तीनों से घिरा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब अगला सवाल है, भारत में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के अधिकांश भाग में जो वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं वो अगर सूख के गिर जाते हैं फिर उसमें नया पत्ता लेता है, तो इसे पर्णपाती वन बोलते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शंकुधारी वन भी पूछता है। ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। शंकुधारी वृक्ष इस तरीके से इसका आकार होता है। इसका आकार इसलिए होता है कि बर्फ जब गिरे तो नीचे आसानी से गिर जाए, तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता क्या है। पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? आपका सारा सवाल क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, और पढ़ते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता है शुष्क मौसम में पत्तियां का झड़ जाना। सूखे मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से हर साल इसमें नए पत्ते आते हैं। तो ये विशेषता है पर्णपाती वन का। और आप लोग देखे होंगे सबसे ज़्यादा भारत में पर्णपाती वन ही देखने को मिलता है। अगला है, भारत में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है। फिर से वही सवाल है, देखिए ठंडे मौसम में पूछ रहा है ना, वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है पंजाब और हरियाणा में, यहाँ भी शीत ऋतु में। और तमिलनाडु भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है, यहाँ भी नवंबर में वर्षा होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में रहे तो आप दोनों मारिएगा। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा में जो वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। शीत ऋतु में वर्षा होता है पंजाब और हरियाणा में, और स्टार्टिंग में ही नवंबर में वर्षा होता है। शीत ऋतु के प्रारंभ में ही नवंबर में वर्षा होता है तमिलनाडु में। पंजाब हरियाणा में ये नॉर्मली दिसंबर में होता है, इसलिए इसको शीत ऋतु में बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मानसून भारत में कितनी दिशा से आता है। किस दिशा से आता है, कितनी नहीं, इसको आप लोग किस कर लीजिए, किस दिशा से आता है। तो भारत में जो मानसून आता है वो आता है दक्षिण पश्चिम से। ये जो भारत का नक्शा है, और ये देखिए यहाँ से आता है, ये पार्ट हो गया दक्षिण, नीचे क्या है दक्षिण है और इधर पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम तरफ से आता है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शीत ऋतु में तापमान कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। अगला सवाल यही है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात जा रही है गर्मी में, और भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, अगला सवाल है, मानसून की वापसी कब होती है। और इसी वापसी से वर्षा भी होता है तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। और ये होता है सितंबर अक्टूबर में, और वापसी होती है, और इसी से नवंबर में तमिलनाडु के पास सबसे नीचे आता है यहाँ पर तमिलनाडु में, और यहाँ पर वर्षा होता है इसी लौटते हुए मानसून से। ठीक है, और ये कौन सा मानसून है, तो उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो प्राकृतिक वनस्पति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी चीज़ का पड़ता है तो वो पड़ता है जलवायु का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, साल और साल किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, एक तरह के पौधे हैं, और ये पाए जाते हैं आपको पर्णपाती वन में। कहाँ पाए जाते हैं, तो साल शीशम भी बोलते हैं इसको, ये पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, चीर और देवदार ये किस प्रकार का वृक्ष है। चीर और देवदार
ये जो है दोस्तों पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है और एक तरह का शंकुधारी पेड़ है, कुछ इस तरीके से होता है, शंकु के आकृति का होता है, ठीक है। और ये पाया जाता है मोस्टली पर्वतीय इलाकों में, और इसका कारण भी आपको बताए हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में बर्फ़ पड़ता है और बर्फ़ जब इस पर गिरे तो आसानी से नीचे आ जाए, पेड़ पे न रुके, इसीलिए जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जो पेड़ पाया जाता है शंकुधारी आकार के, शंकु के आकार का पाया जाता है। ये हुआ शंकु और इसी आकार का पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चीर और देवदार ये दोनों वृक्ष आपको पहाड़ी इलाका में देखने को मिलता है और एक प्रकार का शंकुधारी वन में देखने को मिलता है ये, ठीक है। अगला सवाल है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन से वन पाया जाता है? भारत का समुद्री तट जो है दोस्तों कुछ इस तरह से है, और ये हो गया आपका पश्चिमी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया भारत का पूर्वी तट, और इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ जो है आपको पश्चिम तरफ जो है दोस्तों यहाँ पर है अरब सागर, ठीक है। यहाँ क्या है? अरब सागर। इसी में दो द्वीप भी है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, ये भारत का द्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है, और इधर क्या है? अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार है। बहुत ही अच्छा जगह है, लोग घूमने भी जाते हैं। तो ये पाया जाता है, ये दोनों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भारत का द्वीप है। तो भारत के पश्चिमी तट में अब पूछ रहा है, जो ये हमारा पश्चिमी तट है इस पे कौन सा वन पाया जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सदाबहार वन, सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है भारत के पश्चिमी तटों में। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाघ जो है दोस्तों, टाइगर, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, जो कि पूछा जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम भी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, और सबसे पहले कौन जवाब देते हैं हम उसको पिन करेंगे, ठीक है, कमेंट में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल, देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको कमल। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका राष्ट्रीय है, किस पार्टी का ये चिन्ह है? आप लोग को तो पता ही होगा किस पार्टी का ये चिन्ह है, कमल, भारत के राजनीतिक पार्टी। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है दोस्तों वो है बरगद। बरगद का वृक्ष जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था दोस्तों 1972 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण का मतलब होता है बचाव, तो वन्य जीवों को बचाव के लिए ये अधिनियम लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये लाया गया था 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों असम में है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये असम में है। यहीं पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है मानस, मानस भी है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी असम में भी है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये प्रसिद्ध है दोस्तों किस चीज़ के लिए? तो बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गिर जो है गुजरात में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम भी अब चेंज हो गया है, अब इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ये स्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ बहुत अच्छा ये जगह है, आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जंगल सफारी यहाँ पर होता है, तो काफ़ी अच्छा जगह है। इसको रामगंगा नदी इसके बीचों बीच बहती है, जिम कॉर्बेट के बीचों बीच बहती है रामगंगा नदी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए अभी बताए हैं पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितनी ऋतु मानी जाती है? भारत में कितनी ऋतु मानी जाती है? तो भारत में 5 ऋतु माना जाता है मोस्टली, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? चेरापूंजी किस राज्य में है? तो मेघालय में है, और यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है, मानसून पवन मुख्यतः कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? देखिए कहाँ से आती है मानसून जो पवन है वो कहाँ से आती है? तो ये आता है दोस्तों अरब सागर के तरफ से। और अरब सागर अगर ऑप्शन रहना चाहिए था, दोनों साथ में दिया है तो थोड़ा बहुत हो सकता है असर हो, तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग जो कि मरुस्थलीय भाग है, सबसे ज़्यादा शुष्क है, तो यहाँ पर मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो शुष्क जगह है राजस्थान का पश्चिमी भाग ही है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे कम वनस्पति, जहाँ सबसे कम वनस्पति है कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और यहाँ पर सबसे कम वनस्पति पाया जाता है, इसलिए सवाल आया। अगला सवाल है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का परिभाषा क्या है भारत में? तो ये है बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगे पौधे। बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो पौधे उगते हैं, जिसमें मानव का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो यहाँ पर वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है 30 से 60 मीटर। 30 से 60 मीटर वर्ष देखने को मिलती है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा क्षेत्र शुष्क जलवायु क्षेत्र है? भारत का कौन सा क्षेत्र जो है शुष्क जलवायु क्षेत्र है? तो देखिए ये दिशा के हिसाब से देखें तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, जो कि शुष्क जलवायु क्षेत्र है। एक अगर केवल पश्चिमी भारत भी रहता तो भी हम ऑप्शन मार सकते थे, ठीक है। अगला सवाल है, हिमालय में कौन से वन पाए जाते हैं? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और आप सभी लोग को पता है पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा वन पाया जाता है? तो शंकुधारी वन पाया जाता है। अगला सवाल है, साल और सागौन किस प्रकार का वृक्ष है? देखिए साल और सागौन ऊपर भी बताए हैं आपको, साल और सागौन जो है दोस्तों एक प्रकार का पर्णपाती वन है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। विशेषता भी देखे थे पर्णपाती वन का। अगला सवाल है, मानसून का मौसम कब से कब तक रहता है? भारत में मानसून जून के महीने में प्रवेश करती है, और जून से ये सितंबर तक भारत में मानसून का मौसम रहता है। तो भारत में मानसून कब से कब तक? तो जून से लेके सितंबर तक। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, हाथी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? हाथी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है भारत में? तो ये पश्चिमी घाट और असम में पाया जाता है। पश्चिमी घाट और असम में, भारत का ये जो पश्चिमी घाट है ये वाला इलाका यहाँ पर पाया जाता है, और सब इससे ज़्यादा इधर कर्नाटका में आपको देखना को मिलता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटका में, वहाँ पर कर्नाटका।
अगला सवाल है, ऊंट को क्या कहा जाता है? तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इसका जो सारा बनावट होता है शरीर का मरुस्थल के अकॉर्डिंग होता है। उसके पैर गद्देदार होते हैं जो कि बालू वाले ज़मीन पर चलने में उसको सहायता प्रदान करते हैं। वहीं बात करते हैं तो उसका पैर भी दोस्तों ऊँट का जो होता है वो लंबा होता है, ताकि उसका जो शरीर है ऊँट का वो क्या रहे, गर्मी से दूर रहे। नीचे बालू गर्म हो जाता है ना, इसीलिए ये दूर रहे। उसके बाद उसके जो गर्दन भी ऊंचा होता है। तो ये सब उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। वो मल मूत्र भी उसका काफ़ी शुष्क रहता है, पानी का काफ़ी बचाव करता है, स्टोर करके रहता है। तो ये सारा चीज़ ऊँट को मरुस्थल में रहने के योग्य बनाता है और यही कारण इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है? बताएं कई बार। लद्दाख। लद्दाख जो है दोस्तों कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, मानसून पवन कितनी दिशा बदलती है? तो कितनी बार मानसून पवनें दिशा बदलती है? तो ये दोस्तों 2 बार बदलती है। कितनी बार? 2 बार बदलती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है? तो भारत का राज्य जो शीतकालीन वर्षा पूरे ठंडी में अगर पूछ दे तो आप पंजाब मार के आ सकते हैं और तमिलनाडु भी। वैसे यहाँ पर आप मारेंगे तमिलनाडु। क्या मारेंगे? तमिलनाडु। वैसे दोनों होना चाहिए। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि परिस्थिति संतुलन के लिए, पर्यटन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। तीनों आंसर सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवों का संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। प्राकृतिक वनस्पति का अगर बचाव सही से किया जाएगा तो पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहेगा, पर्यटन के लिए भी अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ भी होगा। तो इस तरीके से आज का चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। और इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर वाला एग्ज़ाम हो बीपीएससी का, या फिर बीपीएससी हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम है बिहार सीजीएल, यूपी पीसीएस, हर जगह ये क्लास आपको मदद करेगा। और अगर कोई भाई बंधु आपका क्लास 6 में है तो उसे भी दिखाइए, उसका एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।